देखिए भी, आज अपन ने क्या करना है, कल अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया था, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहली क्या आती है प्रॉपर्टी, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी। मेरे को एक बात बताइए, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? बताइए, सोच के बताइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बिल्कुल होगा, भर भर के होएगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कंप्लीटली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। क्यों? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या कर पाता है? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा पाता है। तो इस वजह से क्या है, सॉल्युबल है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को खोल के लिखें, कुछ ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। वाटर की अगर बात करें, वाटर कुछ ऐसा होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है। इधर लिखो आर सी ओ, ओ एच। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो तुम कहोगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा पा रहा है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो इसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, पानी के अंदर सॉल्युबल। क्या ये बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर? सही बात, बोलो। अब दूसरी बात क्या आती है? बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, मैंने आपको अल्कोहल दिया, मैंने आपको एल्डी कीटोन दिया, एल्डिहाइड दिया, और मान लो एक हाइड्रोकार्बन भी दिया। देखिए, अभी तक जितने अपन ने ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़े हैं, अभी तक अपन ने क्या ट्रेंड एनालिसिस किया है? अपन ने ये पढ़ा है कि सबसे ज्यादा अल्कोहल फिनोल ईथर तक अल्कोहल का होता है, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर हाइड्रोकार्बन। अब मेरे को एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। बाकी बाकी बताओ भाई, ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ज्यादा ही होगा। ज्यादा होगा। अब ज्यादा क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन भी देख लेते हैं। बहुत आसान रीजन है। कहता अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? अल्कोहल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर? बट कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल दो ही क्या बनाते हैं? दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहां पे बनाओ। ठीक है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इज मोर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर? सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप के साथ क्यों नहीं बना रहा, मतलब? कैसे अपने साथ क्यों नहीं बना रहा? हाँ, देखो ये मैंने आई थिंक तुम्हें पहले भी समझा रखा है। इधर देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है हमारे पास। अब तुम क्या कह रहे हो कि हमारे पास कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, ऐसे कह रहे हो? हाँ सर, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नहीं रजे, हमारे पास क्या होना चाहिए, जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो एक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब आपके कम, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पर गए, यहाँ देखो, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचेगा जितनी वो हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना सके। दूसरा रीजन क्या बनेगा, अगर बाई चांस बना भी लेता है तो ये बॉन्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, यानी कि रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझे? ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे पास कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो होता। नो रेगुलर ट्रेंड इज फॉलोड इन द केस ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये जनरली कहा जाता है, बट इट इज कंसिडर्ड दैट even car even numbered carbon atom carboxylic acid has more melting point than its one higher or lower derivative। क्या मतलब है इसका? कहता मान लो अगर मैंने लिया CH3COH, कहता इवन नंबर है, दो कार्बन है, कहता इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके आगे वाले ऑड नंबर वाले, यानी कि तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होगा, और एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहता है ये बात आपने याद रखनी है। तीन, जब भी इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर का एक पिछला ऑड नंबर एक आगे वाला ऑड नंबर, उन दोनों से मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्या ये बात क्लियर? अब इसका मेरे को बता सकते हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है, कोई बता सकता है? 11th के अंदर था इसका रीजन। अगर मैं कहूं, कहता इसलिए है, मान लो आपके पास है
CH3 CH2 CH2 COH, इवन नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरफ 5 कार्बन का बनाओ, CH3 CH2 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 COH, ये क्या है? ऑड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे देखना, ये इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। अब इसके अंदर होता क्या है, कहता है जो इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, वो जिगजैग पैटर्न बना लेते हैं। इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज फॉर्म zigzag pattern due to which they easily fits into the crystal lattice। ठीक है, कहते हैं इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जिगजैग पैटर्न बना लेते हैं, और अगर जिगजैग पैटर्न बनाते हैं ना, जब उनका क्रिस्टल लेटिस बनता है, जब उनको सॉलिडिफाई किया जाता है, वो बड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं। अगर बड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं, सो बिकम्स डिफिकल्ट टू मेल्ट। तो इनको मेल्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख लो, जिगजैग पैटर्न की वजह से होता क्या है, टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन दी ऑपोजिट साइड। भाई यहाँ पे देखो, ऑड नंबर के अंदर क्या होता है, जो टर्मिनल ग्रुप है वो दोनों के दोनों क्या है, एक साइड पे। हियर टर्मिनल ग्रुप्स लाइज ऑन दी सेम साइड, ड्यू टू विच होगा क्या, होल मॉलिक्यूल, होल कंपाउंड will not fit better into the crystal lattice, so हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात क्लियर? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर? सभी को ये बात क्लियर है? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अथर्व, अरमान, भूमि, दिवेश, खुशमन। सर मतलब ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है। नहीं नहीं, ओवरलैप नहीं हो जाता। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, सर ऐसा मतलब लॉक एंड की टाइप हो जाता है। लॉक एंड की टाइप हो जाता है, बिल्कुल। अब मान लो ये है, अब ये देखो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, ये है। अब ये एम बन रहा है, अब तुम देखो क्या सिमेट्री है, नहीं सिमेट्री। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ ऐसे दिखाऊं तुम्हें, ये ऐसे दिखाऊं, अब सिमेट्री है, अब बड़ी सिमेट्री है, अब सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री है। एक एक एंड नीचे की तरफ है, एक एंड ऊपर की तरफ है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो वही बात वो कह रहा है, कहता अगर आपके पास एक एंड नीचे हो, एक एंड ऊपर हो, तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास इवन कार्बन है। ठीक है, इवन कार्बन के अंदर एक एंड ऊपर एक एंड नीचे। बट अगर आपके पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में देखो क्या हो रहा है, ऑड नंबर के अंदर दोनों एंड्स नीचे की तरफ है, तो दोनों एंड नीचे की तरफ होंगे, कभी भी सिमेट्री नहीं आएगी। सिमेट्री का मतलब है कि वो एक के ऊपर एक फिट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? हाँ जी जी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की।
केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिक नेचर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बात करने का। देखिए, मान लो हमारे पास ये है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे तो ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑलरेडी है, एक और लोन पेयर आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात क्लियर, बताइए क्या ये बात क्लियर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अगर हाइड्रोजन के साथ वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्या वो स्टेबल है, आप कहेंगे नहीं, वो तो क्या है, अनस्टेबल। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ और साथ में क्या निकल जाएगा, एच पॉजिटिव निकल जाएगा। क्या ये बात समझे, क्या ये बात समझे। Yes. तो इसका मतलब यहां पर देखो, इसका मतलब अगर मैं H पॉजिटिव को निकालना चाहता हूं तो ये जो R ग्रुप है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाएगा। ठीक है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाने का मतलब है कि हमारा H उतनी जल्दी निकलेगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ठीक है, मोर दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी on the carboxylate group, easier is to lose H positive। कहता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी कार्बोक्सिलेट ग्रुप के ऊपर, उतना ही ज्यादा प्रोटॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। क्या बात समझ रहे हो, बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो, बोलो भाई। हाँ सर। इसका मतलब, इसको आप समझते हैं, इफेक्ट ऑफ substituents on the acidic nature of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट रहता है, क्या रोल रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दो तरीके के हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। इफेक्ट ऑफ, पहला तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दूसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या फर्क पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखना इधर, यहां पर देखना। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हुआ, ये जनरल अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड हमें ये बता पा रहा है कि आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के पास, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटी हुई है किनके पास, ऑक्सीजन के पास, दोनों के दोनों। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूएंट, अगर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो
आपके कार्बोक्सिलेट ग्रुप से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींच लेगा, यानी कि प्रोटॉन का लूज आसान करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट ग्रुप कार्बोक्सिलेट ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, ठीक है। 10 disperses the क्या नेगेटिव चार्ज and hence increases the क्या acidity of the carboxylic acid। क्या है बात समझे? कहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप की और नेगेटिव चार्ज को बांट देगा, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, कहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, और बढ़ाने का मतलब वो क्या होगा, वो तो अनस्टेबल कर देगा। यानी कि यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। 10 इंटेंसिफाई दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड हेंस डिक्रीजेस दी क्या एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को वो क्या कर देगा, कम कर देगा, गिरा देगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? हाँ बोलो अभी, सभी को ये बात समझ में आई कि ऊपर से गया बाउंसर गया ये? हाँ जी, विदुषी, वेदांश, श्लोक, रिधिमा, रक्षित, हाँ सर। Yes, sir. खुशमन पता लगा, श्लोक, पुरुषार्थ। हाँ जी सर। अब यहां पर देखो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड रजे। चलिए देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीजेस दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, डिक्रीजेस दी ऑन द कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड thus increase the
एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीजेस दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोक्सिलेट ग्रुप and thus decreases the acidity। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन से हैं? देखो भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर लिखते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है CF3, देन NO2, CN, देन F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं हमारे पास? कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगा दो, फिर कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगा दो, 1 मिथाइल लगा दो, या कोई भी ना लगाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन ने भर भर के क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? बड़े कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत बार आते हैं और ये अपन ने बड़े अच्छे से करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखो, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? बताइए, बताते जाइएगा। HCOH या CH3COH? बताइए कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये पहला। दूसरा? सर HCOH। तीसरा? इन दोनों में बताइए। सर दूसरे में FCH2COH। बताइए भी। इधर देखिए, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ चेंज को कहा जाता है। दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम, इधर लगा हाइड्रोजन, इधर लगा मिथाइल। मिथाइल इलेक्ट्रॉन ऐसी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। इधर देखिए, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसी खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसी खींचेगा। क्लोरीन कम खींचेगा, तो फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा। इधर देखो, सर CH3, दूसरे वाला होगा इसमें। इसके अंदर क्या है? कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन लगे हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीजेस द एसिडिटी। इसका मतलब कौन होगा? ये होगा। बात समझे? यस। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्वेश्चंस टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन। हेलोजन कैसा लगा हुआ है देखो। मान लो पहला केस, CH2COH फ्लोरीन, CH2COH क्लोरीन, CH2COH ब्रोमीन, CH2COH आयोडीन। बताओ भाई, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? बोलो। सर फ्लोरीन वाला। तो अपन ने कहना है, जब भी हमारे पास अलग अलग तरीके के हेलोजन है, हेलोजन्स लगे हैं, तो आपका क्या देखना है? वी विल सी द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दोज हेलोजन्स। उन हेलोजन्स के माइनस आई इफेक्ट को देखेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट किसका होता है सबसे ज्यादा? फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का होगा, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, देन क्लोरीन खींचेगा, देन ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे भाई? बताइए यस इसमें। यस। दूसरा, दूसरा है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स।
नंबर ऑफ हेलोजेंस में क्या कहता है, कहता है जितने ज्यादा हेलोजेंस का नंबर बढ़ता जाएगा, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। कहते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो अगर आप बात करें CH2COH के साथ एक फ्लोरीन लगाओ, फिर CHCOH के साथ दो फ्लोरीन लगाओ, फिर कार्बन COH के साथ तीन फ्लोरीन लगाओ, तो कहता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा बताओ? जिधर हेलोजन ज्यादा लगे हैं, यहाँ तीन हेलोजन लगे हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेंगे, यहाँ दो हेलोजन लगे हैं कम खींचेंगे, यहाँ एक लगा है और कम खींचेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा जिधर नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होंगे। बात समझे? क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। तीसरा है, सर एक डाउट था। बोलो। सर अगर कंपैरिजन आ जाए एक उसमें एक सिंगल फ्लोरीन लगा है और एक में जैसे दो क्लोरीन लगे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा राजे, अगर ऐसा आता है तो तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप ऑर्डर निकालते हैं ना, अपन रिलेटिव ऑर्डर निकालते हैं, ये आप वैल्यू तो निकाल नहीं रहे, तो रिलेटिव हमेशा तब निकाला जाता है जब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, यानी कि कंपेरेबल डिफरेंस होता है कि आप कंपेयर कर पाओ। अगर एक फ्लोरीन आ गया, दो क्लोरीन आ गए, दो एक ब्रोमीन एक क्लोरीन आ गया, आप नहीं कंपेयर कर पाओगे, उसमें आप बताओगे नहीं ना, क्वेश्चन आएगा ऐसे कभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। थर्ड है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। कि तब हेलोजन एटम की पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। कैसे? ध्यान से देखो, मान लो अगर आपके पास ये है, देखो कहता है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कहता है जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास में होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा। मैंने क्या कहा? जितना वो पास में होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, और जितना दूर होता जाएगा उतनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो इसका मतलब एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम carboxylic group increases, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? सो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बोलो? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, डिफिकल्ट टू रिमूव H पॉजिटिव। क्या ये बात समझे? बोलो भी, क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें डाउट किसी भी तरीके का? हाँ जी, सभी को क्लियर? नाइस। हाँ सर, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा आता है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of the carbon atom carrying COH group। कहता हाइब्रिडाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा कार्बन एटम के ऊपर?
वो कार्बन एटम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, कहता मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 COOH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH COH CH ट्रिपल बॉन्ड C COH, ये मेरे पास 3 है, ठीक है। अब यहां पर देखना क्या है, कार्बोक्सिलिक के साथ जो कार्बन लगा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इस कार्बोक्सिलिक के साथ जो कार्बन लगा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें, इसके अंदर एस करेक्टर है 25%, इसके अंदर एस करेक्टर है 33.3% और इसके अंदर एस करेक्टर है 50%। मेरे को एक बात बताओ, हमने पढ़ा है परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये पढ़ा हुआ है? हाँ भाई, क्या ये पढ़ा है अपन ने? यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन सबसे सर ज्यादा लास्ट वाला, एसपी वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? sp की, देन sp2, देन sp3। तो इसका मतलब sp वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, देन sp2, देन sp3। तो इसका मतलब अगर sp वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो शाबाश। बोलो भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो। सर एसपी वाला इससे ज्यादा एसिडिक होगा। आप कहेंगे कि हमारे पास sp वाला ज्यादा एसिडिक होगा देन sp2 देन sp3। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर आप बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लेते हैं, ये मैंने लिया मान लो CH3 CH2 COH और मैंने लिया बेंजोइक एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? बताओ भाई, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? जल्दी से बताइए। सर पहला वाला। पहला वाला? ध्यान से देख के सर बताओ भी। दूसरे वाला, दूसरे वाला। फिर दूसरा वाला सर। अनुभव आया क्लास में? नहीं आया। रिधिमा, अनमोल, हाँ भी, बताओ भी। मेरे को बताएगा वेदांत, वेदांत बता भी। वेदांत यस सर। बताओ, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सर जो बेंजीन वाला है, सी हो गया। बेंजीन रिंग वाला है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन क्या है, sp3। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके अंदर में से प्रोटॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? यस। चलो फिर नेक्स्ट देखो। आउट ऑफ फिनोल एंड बेंजोइक एसिड विच इज मोर एसिडिक? सोच के बताना।
एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने लिया फिनोल और मैंने साथ में लिया बेंजोइक एसिड। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, क्या रीजन है इसका? बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फंक्शन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, हाँ बताओ क्यों? सर क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। ये किसने कहा है ऐसे? इसके पीछे लॉजिक क्या सपोर्ट करवा रहे हो आप, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। सर बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक्स्ट्रा सी लगा है ना। उससे क्या होगा? सर वो भी पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा फिर। नहीं, इसकी पीछे की सर कहानी जो बेंजोइक एसिड दो बेंजोइक आयंस बनते हैं, ज्यादा स्टेबल होते ये तो आधा हो गया काम। देखो मैं इसको समझाता हूँ, सिंपल सी बात यहां पर देखना। H पॉजिटिव लूज किया, क्या बना? फेनॉक्साइड आयन बना। फेनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस करवाते हैं तो क्या बनेगा? ये बनता था। ये बन गया। भाई अगर अपना बेंजोइक एसिड H पॉजिटिव लूज करता है ना, तो वो क्या बनाता है? बेंजोएट। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है? ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां देखना, इसको नाम दो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5, इसको 1 और 2। अगर तुम ध्यान से देखो फिनॉक्साइड को और किसको, हमारे बेंजोइड को, दोनों में फर्क क्या है? देखो फिनॉक्साइड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो कार्बन के ऊपर आ रहा है, वाइल इधर नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। मेरे को बताओ नेगेटिव चार्ज कौन बढ़िया तरीके से हैंडल करता है, ऑक्सीजन के कार्बन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कार्बन, ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे इन बेंजोइक एसिड आफ्टर लूजिंग प्रोटोन क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव चार्ज is delocalized over more electronegative oxygen atoms which are quite stable, while in the phenol क्या होता है? फिनोल में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज is delocalized over the less electronegative carbon atoms which is less stable, जो कि क्या है? कम स्टेबल है। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन बताइए, क्या ये बात क्लियर हुई? तो इस वजह से अगर हमारा अगर हमारा कार्बोक्सिलेट के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, तो कौन जल्दी H पॉजिटिव लूज करवाना चाहेगा? कार्बोक्सिलेट। तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड क्या है हमारा? बेंजोइक एसिड क्या है हमारा?
benzoic acid is stronger acid than phenol. क्या बात क्लियर? बोलो भी, हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? बोलो भी, क्लियर है? यस इसमें कोई डाउट? यहां तक जितना मैंने आज करवाया है, इसमें कहीं तक किसी भी कोई कंसेप्ट के अंदर डाउट? बोलो। नहीं सर।